मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानेंगे कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के गुणों तथा दोषों का क्या उल्लेख होता है। यह मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को किस प्रकार रखा था, उसके लाभ क्या थे, उसके दोष क्या थे, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको वीडियो देखते देखते ही सारी चीजें याद हो जाएंगी और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो जानेंगे कि क्या होगा। मेंडेलीव ने क्या किया था। मेंडेलीव ने जितने भी तत्व थे सारे तत्वों को क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उनके जो गुणधर्म थे, गुणधर्म के आधारों पे उनको क्या रखा, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में एक टेबल बनाई। टेबल बनाने का मतलब उनको समूह में रखा, उनको ग्रुप में रखा। ग्रुप में रखा, ऐसा नहीं है कि उससे पहले वैज्ञानिक नहीं आए थे। उससे पहले भी वैज्ञानिक आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर समूह में रख के देखा, लेकिन वो फेल हो गए या वो कोशिश नहीं कर पाए। लेकिन मेंडेलीव क्या था, बहुत चालाक जो वैज्ञानिक था, और उसने सभी तत्वों को लगभग लगभग एक टेबल फॉर्म में लगा दिया। उसी को हम क्या कहते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी को जानने से पहले उससे पहले कौन कौन आए थे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कौन आए थे, डॉवेराइनर। ये जर्मन के प्रोफेसर थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तत्वों को इकट्ठा करने की कोशिश की उनके गुणधर्म के आधार पर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि गुणधर्म के आधार पर तत्वों को तीन तीन तत्वों को समूह बनाए, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उनको तीन तीन तत्वों को एक ही समूह में रख के देखा। किसके आधार पर, उन तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा उनको। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अपने डोबेराइनर का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, क्या देखा कि तत्वों को, उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर तत्वों को क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, उनके परमाणु भार के क्रम में रखेंगे, तो उन्होंने बताया कि पहले वाला जो तत्व होगा वो तीसरे वाले तत्व के परमाणु भारों के क्या होगा, वो मध्य के बैलेंसी के बराबर होगा। बैलेंसी के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एवरेज के वो क्या होगा, बराबर होगा। ये बात उन्होंने समझाई थी एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो उन्होंने क्या बताया कि पहले वाला तत्व उन्होंने, जैसे उन्होंने लिथियम ले लिया और उन्होंने बताया कि लिथियम का जो परमाणु भार आएगा कितना आता है, हमारा 7 आता है। उसके बाद हमारा सोडियम, और सोडियम का परमाणु भार कितना होगा हमारा, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। और उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा हमारा, 39 होता है। 39 होता है पोटेशियम का परमाणु भार। और उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर इन तीनों का ग्रुप रखा जाए, इन तीनों का, जैसे लिथियम है और सोडियम है और हमारा पोटेशियम है, अब इन दोनों के परमाणु भार का जो बैलेंस किया जाएगा वो इसके क्या होगा, एवरेज के बराबर होगा। ये बात उन्होंने बताई थी कि अब ये एक ही ग्रुप के तत्व में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा है, तो इनको अगर इनका एवरेज किया तो इसका मतलब परमाणु भार कितना हुआ, 7, तो 7 रखा, प्लस इसका कितना हुआ, इसका हुआ 39। तो इन दोनों को क्या किया, जोड़ा और इसका एवरेज किया, जोड़ने के बाद भाग दिया, डिवाइड किया, तो उन्होंने देखा कि ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लो इसमें, तो 46 हो जाएगा। और 46 का आधा कितना हुआ, 23, तो आ गया 23। तो ये जो बात, ये जो निकल के आया वो सोडियम का परमाणु भार निकल के आया। तो इन्होंने ग्रुपिंग की। उसके बाद और ग्रुप के कुछ तत्व लिए, जैसे दूसरे तत्व, उन्होंने ग्रुप के तत्व लिए, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु भार कितना हुआ, क्लोरीन का होता है 35। ठीक है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना होगा भाई, ब्रोमीन का होगा हमारा 81। ठीक है, और आयोडीन का कितना होगा हमारा 127 परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तत्व लिए। अब इनको अगर एक ग्रुप में रखा उन्होंने, ब्रोमीन हो गया ये, और उसको रखा, जैसे Cl को जोड़ा और लास्ट वाले को जोड़ा, क्योंकि पहले और तीसरे की बात बताई थी उन्होंने, पहला और तीसरा जोड़ा उन्होंने, तो ये हो जाएगा 127 और अपॉन में 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, 162 निकल के आएगा लगभग। तो इनका आधा करोगे तो 81 हो जाएगा। तो ये निकल के आया। उन्होंने ये बात बताई थी। डोबेरायनर ने क्या बताया था, डोबेरायनर ने यही बताया था कि यदि
यदि तत्वों को क्या करोगे, उनके समान गुणधर्मों के आधार पर परमाणु के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, तो क्या होगा कि पहले वाला जो तत्व होगा, पहले पहले का तत्व, यानी पहला तत्व ऐसे लिख सकते हो, पहला तत्व, पहले तत्व, पहले का तत्व और तीसरे तत्व के गुणधर्म कैसे होंगे, के गुणधर्म कैसे होंगे भाई, समान होंगे, समान होंगे। ये बात उन्होंने बताई थी डोबेरायनन ने, समान होंगे और कुछ नहीं होगा। यानी पहले वाले तत्व के और तीसरे वाले जो तत्व के गुणधर्म क्या होंगे, वो दूसरे वाले मतलब पहले वाला जो तत्व है, पहले वाले तत्व और तीसरा वाला तत्व, इन दोनों का क्या होगा भाई, परमाणु भार जो होगा एवरेज के मतलब क्या होगा, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा, बराबर होगा। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा जाएगा, एक ही समूह में रखा जाए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो पहले तथा तीसरे के परमाणु भारों के मध्य यानी बीच का जो तत्व होगा, उनके परमाणु भार के क्या होगा, वो बराबर होगा। तो परमाणु भार के क्या होगा, वो बराबर होगा। इस तरह से उन्होंने बात बताई थी। फिर ये भी पूरे मतलब जितने भी एलिमेंट थे टोटल थे, उनको ये कवर नहीं कर पाए, इन्होंने भी फिर अपना यही नियम दे दिया और यहीं से वो मतलब वापस लौट गए। फिर उसके बाद आए थे न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अष्टक। अष्टक ने भी क्या बताया था, अष्टक ने भी यही बात बताई थी। तो अष्टक की बात देख लेते हैं कि अष्टक का नियम क्या था। भाई अष्टक का नियम देख लो, उसके बाद ही हम मेंडेलीव पे चलेंगे। पहले अष्टक को जान लेते हैं, ठीक है। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। अष्टक कौन थे, अष्टक एक म्यूजिशियन थे। ये कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने भी यही बात बताई थी कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, तो हर जो आठवां तत्व है ना, वो अपने पहले वाले तत्वों के क्या होगा, मतलब उनका जो पहले वाले तत्व और आठवां वाला तत्व क्या होगा, उनके गुणों के समान होगा। और उन्होंने भी एक टोन दे दी, उन्होंने टोन क्या दे दी कि सारे गामा पा धानी, ये उन्होंने टोन दे दी। किस तरह से उन्होंने बताई थी, बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि सा, ये टोन बता रहे हैं, और रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये बात बताई थी। 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये 7 एलिमेंट लिए। तो पहले वाला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा और ये सातवां। तो टोन क्या थी उनकी, जैसे हमने पहले ले लिया लिथियम, अब लिथियम लिथियम ले लिया तो पहले ग्रुप का ये, पहले ग्रुप का ये सेकंड का है, तो इस तरह से ये सब हो जाएंगे। जैसे लिथियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, और फिर क्या हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, ये हो जाएगा। तो अब जो सातवां जो तत्व हो गया, सातवें के बाद जो आठवां तत्व आएगा, तो इस पहले वाले इस लिथियम से, जैसे ये सोडियम आ गया, अब ये आठवां तत्व आया सातवें तत्व के बाद, तो इस लिथियम के गुणधर्म और इस सोडियम के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और यही बात किसने बताई थी, यही बात डोबे रायनन ने बताई थी। डोबे रायनन ने भी यही बात बताई थी कि पहले वाला तत्व और तीसरे वाला तत्व दोनों का सम किया जाए, तो तीसरे वाले का क्या है, परमाणु भार क्या होगा, समान होंगे, या गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो मतलब गुणधर्म उसके समान होंगे, ये बात बताई थी उन्होंने, और उसका नंबर निकल आएगा, परमाणु भार निकल आएगा। तो ये बात किसने बताई थी, डोबे रायनन ने बताई थी। तो और अष्टक ने क्या बताया था कि अष्टक ने ये बताया था कि हर पहला जो तत्व है, हर पहले तत्व के गुणधर्म और आठवें वाले के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। इसी फॉर्म में उन्होंने क्या बनाया, टेबल बनाई थी। इसके बाद क्या आ गया हमारा,
पोटेशियम आ गया। तो इसी प्रकार और इसके बाद हमारा अगर इसको पूरा करोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फिर फास्फोरस, उसके बाद सल्फर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या बताया था, एक टेबल फॉर्म में इन्होंने भी तत्वों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। और उन्होंने सिर्फ यही बात बताई थी कि अगर आप, वो म्यूजियम थे कि उन्होंने सारे गामा पाधानी ये टोन दी थी, और उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर आप इस फॉर्म में तत्वों को रखते हैं, लगाते हैं, टेबल फॉर्म में आप लगाते हैं, तो क्या होगा कि पहले तत्व के जो गुण धर्म होंगे, पहले तत्व के गुण धर्म जो होंगे हर 8वें तत्व के समान होंगे। यानी पहले तत्व के गुण और आठवें तत्व के गुण धर्म क्या होंगे, वो समान होंगे। ये बात उन्होंने बताई थी, ये समझाने की कोशिश की थी। तो ये वैज्ञानिक दोनों आए थे, ये इनका अष्टक का नियम था। डोबेरायनर आपने देख लिया, उसमें क्या था कि पहला और तीसरे तत्व क्या किया, सम किया और उसको डिवाइड कर दिया। सम करने के बाद और जो बीच का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उसके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई थी डोबेरायनर ने, और ये बात अष्टक ने बताई थी कि पहले और 8वें तत्व के क्या होंगे, गुणधर्म समान होंगे। इनके बाद आए थे मेंडेलीव और उन्होंने फिर अपनी उस टेबल का निर्माण किया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण क्या क्या होंगे। तो जो मूल आवर्त सारणी है उसके गुण क्या क्या होंगे, उसके गुण होंगे निम्नलिखित होंगे। तो लिख देंगे हम कि इसके गुण निम्नलिखित होंगे। ठीक है, या निम्न होंगे या निम्नलिखित होंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं या हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसके गुण हो सकते हैं। तो नंबर 1 इसमें इसके जो गुण होंगे, हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग डाल डाल के ये एग्जाम में आपको लिखना है। इससे क्या है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, क्या किया था, मेंडेलीव की आवर्त सारणी से एक फायदा हुआ था कि तत्वों को याद करने में क्या मिल गई, सुविधा प्राप्त हो गई। तत्वों को आसानी से याद किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, उसका भी एक रीजन था, क्योंकि मेंडेलीव ने क्या किया था, अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी क्या किया था, उनका अध्ययन सरल हो गया था और तत्वों को क्या रखा था, एक ही ग्रुप में रख दिया था। क्या रखा था, एक ही ग्रुप में रख दिया था उसने। किसके आधार पर, तत्वों के समान जो गुण धर्म थे उसके आधार पर क्या किया था, मेंडेलीव ने एक ही समूह में रखा समान गुण वाले तत्वों को। जो समान गुण धर्म वाले तत्व थे उनको एक ही समूह में रखा था, इसीलिए क्या हो गया, उनको याद करने में सुविधा हो गई। मेंडेलीव ने क्या किया था कि सभी तत्वों को, जितने भी तत्व थे, मतलब समान गुण धर्म वाले, समान गुण धर्म वाले तत्वों को, धर्म वाले तत्वों को क्या किया था, एक ही समूह में रखा, एक ही समूह में रखा। ठीक है, और किसके आधार पर रखा था उन्होंने, है ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। जिससे क्या हो गया, यानी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा, इससे क्या हो गया कि उनके अध्ययन में क्या हो गई, सुविधा हो गई, यानी उन्हें याद करना आसान हो गया। ठीक है, एक ही गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा था, जितने भी तत्व थे जिनके गुणधर्म समान थे उनको एक ही समूह में रखा था। एक ही समूह में रखने से क्या हो गई, अध्ययन में सुविधा हो गई, अध्ययन में क्या हो गई, सुविधा हो गई, यानी उनको याद करना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, जिससे आराम से वो तत्व क्या हो गए, याद हो गए। ये बात उन्होंने बताई थी। अब नंबर 2, तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में
सहायता मिली मेंडेलीव की सारणी से। तो मेंडेलीव की सारणी से जब सहायता मिली तो बेरिलियम का जो था पहले माना जाता था बेरिलियम का बेरिलियम का जो परमाणु भार माना जाता था, कितना माना जाता परमाणु भार, पहले माना जाता था परमाणु भार 13.5। जब 13.5 माना जाता था तो मेंडेलीव ने देखा कि बेरिलियम के जो गुणधर्म मिल रहे हैं वो सेकंड ग्रुप के तत्वों से मिल रहे हैं। जब उसके गुणधर्म जो मिल रहे हैं, इसके जो बेरिलियम के जो गुणधर्म थे वो सेकंड ग्रुप के तत्वों के समान थे। किसके समान थे? सेकंड ग्रुप के समान थे। जब इसके समान थे तो इसको कहाँ होना चाहिए? सेकंड ग्रुप के तत्वों के मध्य में होना चाहिए। और सेकंड ग्रुप कौन? सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो थे लिथियम। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, ठीक है। और भाई क्या है? बोरोन। तो बोरोन का कितना होता है? बोरोन का होता है भाई 11। तो बोरोन का परमाणु भार 11 होता है। तो मेंडेलीव ने क्या किया था कि भाई बेरिलियम यहाँ क्या कर रहा है, इसका परमाणु भार कितना है? 13.5। और उसने बोला कि भाई इन दोनों के मध्य होना चाहिए या फिर कहीं और होना चाहिए, क्योंकि भाई ये सेकंड ग्रुप के हैं, ये सेकंड ग्रुप के हैं और इन इससे क्या है, बेरिलियम के जो गुणधर्म है इन सेकंड ग्रुप के तत्वों से मैच खा रहे थे, मिल रहे थे। उन्होंने परीक्षण करके देखा। जब परीक्षण करके देखा तो उन्होंने इसका परमाणु भार क्या निकाला? 9.4 निकाला। 9.4 निकाला और 4 निकालने के बाद इसको 9 माना। इसका परमाणु भार कितना माना? 9 माना। तब उन्होंने बताया कि इसको जो बेरिलियम है इसकी जो पोजीशन है इन दोनों के मध्य होनी चाहिए। तो इन दोनों के मध्य उन्होंने रखा। किसके आधार पर? समान गुण धर्म के आधार पर। समान गुण यानी गुणों के आधार पर उन्होंने किसको? बेरिलियम को कहाँ रखा? सेकंड ग्रुप में रखा, ठीक है। और किसके मध्य रखा? लिथियम और बोरोन के मध्य रखा। तो इससे ये सहायता मिली थी सारणी से तत्वों को इकट्ठा करने में कि किस तत्व को कहाँ होना चाहिए, उसके समान गुण धर्मों के आधार पर सही पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। नए तत्वों की खोज में सहायता। नए तत्वों की खोज में सहायता नंबर 3 लिखना है। मेंडेलीव क्या थे? मेंडेलीव बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था कि अपनी सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया था, जैसे कि आने वाले समय में क्या हो कि नए तत्वों की जो खोज होगी तो उनको उचित स्थान मिल सके, या मेरे बाद जो भी वैज्ञानिक आएगा वो उन तत्वों को, जिन तत्वों की आज तक अभी तक खोज नहीं हुई थी, उन तत्वों की अगर खोज होगी तो उनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उनके समान गुणधर्म के आधार पर उनको कहाँ रख दिया जाएगा, क्योंकि कुछ तत्व नहीं मिले थे। तो क्या हुआ था कि कुछ स्थानों को उन्होंने क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दी और खाली छोड़ दिया था। नंबर 3 में यही बात लिखनी है कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को क्या कर दिया था? कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया था, यानी खाली छोड़ दिया था, ठीक है। रिक्त छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? रिक्त। कुछ स्थानों को छोड़ दिया था, मतलब रिक्त। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया था ताकि नए तत्व आए और नए तत्वों के बाद उनको क्या किया जाए? उनको रखा जा सके, ठीक है। तो ये बात आपको लिखनी है। अब मैं आपको केवल बता ही रहा हूं, ये समझा रहा हूं। अगर मैं ये लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो केवल शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। उसके बाद ये रखने कैसे थे? उन्होंने जो तत्व उन्हें प्राप्त थे वो रख दिए थे, और जो नहीं थे प्राप्त उसके बाद उनका जो परमाणु भार था उस परमाणु भार के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था? उन्होंने उस स्थान को क्या कर दिया था? खाली छोड़ दिया गया था। जब छोड़ दिया था कि ताकि कोई नए तत्व आएंगे तो उसके गुण धर्म के आधार पर और उनके परमाणु भार के आधार पर क्या किया जाएगा? उनको रख दिया जाएगा। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम यानी ऐसे, इसका परमाणु भार क्या था? इसका परमाणु भार है 44.9। तो इसकी भी क्या है? खोज बाद को हुई थी। इसके बाद जैसे आया था गैलीनियम। गैलीनियम इसका परमाणु भार था 59.7। उसके बाद आया था जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या था? 72.6। ये इनके उदाहरण है। तो इनको बाद में खोजा गया मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बनने के बाद। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बनने के बाद इनको खाली स्थानों में रखा गया था। तो इनको इनके परमाणु भार के क्रमांक के अनुसार, परमाणु भार के अनुसार
उनके बढ़ते क्रम में रखा गया और इनके समान गुणधर्म के आधार पर इनको ग्रुप में जगह दी गई थी। तो इस तरह से जो खाली जगह थी उसको फुलफिल कर दिया गया। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। 3 पॉइंट आपने देख लिए। पहला पॉइंट क्या था कि इसके अध्ययन में सुविधा हो गई। पहले पॉइंट में क्या था भाई, स्टडी करने में इसकी क्या हो गई, सुविधा हो गई। ठीक है, सुविधा मिली थी स्टडी करने में। दूसरा पॉइंट क्या था, क्यों क्यों मिल गई थी, क्योंकि उनको एक ही ग्रुप में रखा था जिनके गुणधर्म क्या थे, समान थे। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा था, इसलिए इसके अध्ययन में क्या हो गई, सुविधा हो गई थी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में क्या था कि सही परमाणु भार यानी सही एटॉमिक नंबर हमें ज्ञात करना था और उसको क्या था कि सही समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रख के देखा और उनसे पता लगा कि जिसका परमाणु भार गलत था तो उसका सही कितना होना चाहिए। जैसे हमने बेरिलियम का देखा था 13.5 और उसका स्टडी करने के बाद पता लगा कितना था 9.4, बाद में 9 रखा। इसको कहाँ पे रखा था, लिथियम और किसके, बोरोन के मध्य में रखा था। किसके मध्य में रखा था, यहाँ पे रखा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रखा था यानी इन दोनों के मध्य में रखा था, बीच में। सही स्टडी करने के बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा इसमें कि नए तत्वों की खोज। नए तत्वों की खोज में क्या किया कि कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स यानी खाली स्थान उन्होंने रिक्त छोड़ दिए गए थे, रिक्त छोड़ दिए गए कुछ स्थानों को। ठीक है, कुछ स्थानों को क्या छोड़ दिया था, रिक्त छोड़ दिया गया था, ताकि नए तत्व मिले और नए तत्वों की खोज हो। तो नए तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार और समान गुणधर्म के आधार पर उनको रख दिया जाए, और ऐसा बाद में हुआ भी। ठीक है, तो इन्होंने, मेंडेलीव ने ये आवर्त अपनी इस तरह से तैयार कर ली थी, लेकिन लेकिन ये भी फेल हो गई, इनका भी मॉडल फेल हो गया बाद में। और फिर क्या आ गए, दोष निकल के आ गए। तो दोष में भी क्या क्या आया भाई, दोष। अब दोष में देखेंगे कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या क्या थे। तो दोष भी बहुत सारे थे। पहला दोष क्या था कि कुछ तत्वों को उन्होंने क्या रख दिया था भाई, आवर्त सारणी बनाई थी मेंडेलीव ने कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में बनाई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले पॉइंट में देखा कि कुछ तत्वों को जिनके जिनके परमाणु भार क्या थे, अधिक थे, उनको पहले रख दिया था, और जिनका परमाणु भार कम था उनको बाद में रखा था। ये उनका पहला दोष था। जैसे हेडिंग डालेंगे हम इसी प्रकार कि अधिक, हेडिंग डालना जरूरी है, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का कम परमाणु भार, कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखे जाना, पहले रखा जाना। ऐसे लिखो या रखे जाना, कुछ भी डाल लो हेडिंग। ठीक है, बात हमें समझ में आनी चाहिए, एग्जामिनर के दिमाग तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए कि उसका पहला दोष क्या था। पहला दोष यही था कि अधिक जो परमाणु भार वाले तत्व थे, जिनका परमाणु भार अधिक था, उन तत्वों को पहले रख दिया कम परमाणु भार वाले तत्वों से, जबकि होना क्या चाहिए था। मेंडेलीव ने यही बात बताई थी कि हमने जो सारणी बनाई है उनको कैसे रखा है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हमने सारणी बनाई है, एक टेबल बनाई है। तो ठीक है, बाद में पता लगा कि उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। कि भाई कमी क्या पाई गई थी कि जिनका परमाणु भार अधिक था, परमाणु भार जिन तत्वों का अधिक था, उनको क्या रख दिया, पहले रख दिया था। किसकी अपेक्षा, जिनका परमाणु भार कम था। तो ये उनकी पहली कमी थी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या था कि जैसे मान लेंगे, जैसे देखा हमने, मान लो कि टीरिलियम का जो परमाणु भार था कितना था, 125 था, और आयोडीन का परमाणु भार कितना था, 127 था, 127 था। अब मेंडेलीव ने क्या किया था कि आयोडीन को उसने पहले रख दिया
आयोडीन को क्या रख दिया उसने अपनी आवर्त सारणी में पहले रख दिया, और टिरोलियम को कहाँ रखा था, उसको टिरोलियम को उसने बाद में रखा था। तो ट्यूलेरियम को उसने बाद में रखा था। ये बात से इससे सिद्ध हो गया था कि इसमें ये दोष है भाई, जबकि ट्यूरेलियम को कहाँ होना चाहिए था, टीरोलियम को उससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो परमाणु भार था कितना था, 125 था, और इसका कितना था, 127 था। तो ये जो तत्व थे, इसका पोजीशन यहां होना चाहिए और इसका पोजीशन यहां होना चाहिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई ये जो दो तत्व थे परमाणु, मतलब इनका जो परमाणु भार था, एक इनका 127 आयोडीन का और इसका 125, ये बढ़ते हुए क्रम में ना होके ये कैसे कैसे क्रम में थे, ये भाई घटते क्रम में थे। ये कैसे क्रम में थे, घटते क्रम में रख दिए थे मेंडेलीव ने। तो ये उनका पहला दोष था, ठीक है। जबकि आयोडीन को कहाँ होना चाहिए था, आयोडीन को पीछे होना चाहिए था, और ट्यूलेरियम को कहाँ होना चाहिए, आगे होना चाहिए था। लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया था भाई, क्या किया था मेंडेलीव ने कि भाई आयोडीन को तो उसने पहले रख दिया और ट्यूलेरियम को कहाँ रखा, पीछे रख दिया। तो ये उनका पहला दोष था कि उन्होंने जो टेबल बनाई थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी, लेकिन उन्होंने तत्व को कहाँ रख दिया था, घटते क्रम में। दूसरा यानी सेकंड दोष क्या था इस टेबल का, सेकंड दोष ये था कि भाई कोबाल्ट का परमाणु भार उन्होंने कितना माना, 59 माना, ठीक है। और निकिल का भी परमाणु भार उन्होंने कितना मान लिया, 59 ही मान लिया। जब दोनों का बराबर मान लिया, 59 माना, लेकिन जो टेबल बनाई गई थी, टेबल बनाई गई थी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई गई थी। तो क्या रखा कि कोबाल्ट को क्या रख दिया, पहले रख दिया, कोबाल्ट को पहले रख दिया निकिल से। ये कोबाल्ट को क्या रख दिया उन्होंने, पहले रख दिया निकिल से। और प्रयोगों के बाद ये सिद्ध हुआ कि निकिल का जो परमाणु भार था कितना था, निकिल का प्रयोग करने के बाद पता लगा कि निकिल का जो परमाणु भार था 58.933 ये था। और कोबाल्ट का कितना था, कोबाल्ट का 58.71, ठीक है। यानी कोबाल्ट तथा निकिल के परमाणु भार, ये कोबाल्ट का था, सॉरी ये कोबाल्ट का था, और ये वाला निकिल का था, ये वाला निकिल का था। अब जब प्रयोग करने के बाद पता लगा कि निकिल का जो परमाणु भार है वो 58 दशमलव कितना है, 71 है, और कोबाल्ट का कितना है, 58.911 है। लेकिन उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना भाई मेंडेलीव ने माना कि उनके परमाणु भार दोनों कितने थे, उन्होंने समान मान लिए थे। तो प्रयोगों के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि उनके समान परमाणु भार जो बढ़ते क्रम में लगाए थे, तो निकिल को कहाँ होना चाहिए था, निकिल को पहले होना चाहिए था, और कोबाल्ट को कहाँ होना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था। जब कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, और मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने इनका क्रम उल्टा कर दिया, कोबाल्ट को आगे रख दिया और निकिल को पीछे रख दिया था। तो ये उनका दूसरा दोष था इस टेबल का। ये घटते हुए क्रम, मतलब क्या रख दिया, घटते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को रख दिया था, घटते क्रम में इनको रखा था। तो इस टेबल का ये दूसरा दोष था, ठीक है। जबकि कहाँ होना चाहिए, निकिल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को कहाँ होना चाहिए, बाद में होना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रखा। ये इस टेबल का दूसरा दोष था। नंबर 2 देखेंगे इसके दोष में कि नए अनेक जो नए तत्व थे उनको उचित स्थान ना मिलना, उन तत्वों को उचित स्थान नहीं मिला था, इसका अभाव था। जैसे हम देखेंगे कि मेंडेलीव ने क्या बनाई थी, मेंडेलीव ने जो सारणी बनाई थी समान गुण धर्म के आधार पर बनाई थी। किसके आधार पर बनाई थी, समान गुण धर्म के आधार पर बनाई थी, और उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी। लेकिन कुछ अनेक जो तत्व आए थे नए, उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया, जहां उनका स्थान होने चाहिए थे वहां नहीं मिल पाया था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे अक्रिय गैसें, जितनी भी हमारी अक्रिय गैसें थी, दुर्लभ गैसें थी, मृदा तत्व थे जो भी, वो क्या थे, इनको इनके समूह में रखा जाना था, समान गुणधर्म के आधार पर उनको उनके समूह में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें उनका स्थान नहीं मिला और उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया।
जीरो ग्रुप की गैसें जिन्हें बोलते हैं, उनको अलग बना दिया था। हीनियर क्रेसीरन, मतलब आप देखोगे हीलियम मिल जाएगी, नियोन मिल जाएगी और आर्गन मिल जाएगी। तो इस तरह से ये गैसें मिल जाएंगी। इनको अलग ग्रुप इन्होंने क्या कर दिया था, बना दिया। बिल्कुल। तो इनको इनके गुणधर्म के आधार पर, समान गुणधर्म के आधार पर, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर टेबल में ही रखना था, लेकिन इन्हें इनका उचित स्थान नहीं मिला और ये दुर्लभ गैसें जो थी वो अलग अक्रिय गैसों का अलग समूह बना दिया गया था। ठीक है, तो ये इनकी टेबल का क्या है, दूसरा दोष था। अब तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा दोष था क्या था भाई, संभारिक और समस्थानिकों की खोज के बाद ये पता लग गया, उनको उनकी टेबल में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया, उचित स्थान इसलिए नहीं मिला और ये टेबल पूरी तरह से इसलिए फेल हो गई कि समस्थानिकों और संभारिकों को स्थान नहीं दिया गया। और मिला भी क्यों नहीं, इसलिए नहीं मिला गया क्योंकि जो टेबल बनाई थी मेंडेलीव ने, वो क्या बनाई थी, समान गुण होने चाहिए और परमाणु भार बढ़ते क्रम में होने चाहिए, वो भी समान होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ था कि समस्थानिक जो थे, समस्थानिक समस्थानिकों के क्या थे भाई, गुणधर्म क्या थे बताओ। समस्थानिकों के जो परमाणु भार थे अलग अलग थे और गुण कैसे थे, समान थे। तो परमाणु भार भाई क्या थे हमारे, भिन्न भिन्न थे इनके, परमाणु भार भिन्न भिन्न थे। और जबकि परमाणु भार को क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, लेकिन इनके गुणधर्म कैसे थे, समान थे। तो गुणधर्म तो समान थे ही भाई, गुणधर्म समान थे, लेकिन भाई गुणधर्म तो समान थे ही, गुण कैसे थे, समान थे, लेकिन भाई परमाणु भार क्या थे, भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। जबकि उनको होना क्या चाहिए था, उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में होना चाहिए था। और संभारकों का क्या था, संभारकों का क्या था भाई, संभारकों के परमाणु भार समान तो थे, लेकिन गुणधर्म कैसे थे, संभारकों के जो संभारिक थे, संभारकों के गुणधर्म कैसे थे, भिन्न भिन्न थे। यहाँ भाई गुणधर्म भिन्न भिन्न हो गए इसके, तो इन दोनों का अलग अलग हुआ था, इसलिए ये टेबल पूरी तरह से फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। कि समस्थानिकों के, हमने देखा कि जो समस्थानिक थे उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न थे, लेकिन उनके गुण थे कैसे थे, समान थे। और संभारकों के क्या थे, परमाणु भार समान थे, लेकिन उनके क्या थे, गुण भिन्न भिन्न थे। तो ये दोनों डिफरेंस इसमें पाए गए, अलग अलग डिफरेंस पाए गए थे। ठीक है। नंबर 4, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक। और ये बात पूरी तरह से साफ हो गई, परमाणु एटम यानी परमाणु संरचना व रेडियो एक्टिविटी की खोज के बाद ये बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई कि तत्वों का जो मूल लक्षण परमाणु भार नहीं है, जबकि क्या है, परमाणु क्रमांक है। जबकि मेंडेलीव ने क्या बनाई थी टेबल, परमाणु भार को बढ़ते क्रम में बनाई थी, परमाणु भार को बढ़ते क्रम में बनाई थी। तो ये बात खंडित कर दी थी कि परमाणु भार का कोई मतलब नहीं है। रेडियो एक्टिविता और परमाणु संरचना के मॉडल के अनुसार उन्होंने बताई थी कि परमाणु भार पर बेस नहीं है। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी हो गई वो फिलअप हो गई कि परमाणु भार पे बेस नहीं है ये, तो किस पे बेस है, परमाणु क्रमांक पे, परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है ये जो टेबल बनाई। अब मेंडेलीव की आधुनिक सारणी जो बनाई गई थी वो परमाणु क्रमांक पे बनाई गई थी, और इसको क्या किया गया था कि परमाणु क्रमांक के तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रखकर उनको कहाँ रखा गया, उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया। और उन्होंने बताया कि इसका जो जस्टिफिकेशन किया था, उसको जो जस्टिफाई किया गया था, इसका कोई भी मतलब नहीं है जो परमाणु भार के क्रम में बनाया था। तो ये बात उन्होंने बताई थी। ठीक है। तो आपने देखा कि मेंडेलीव की जो मूल आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर बेस्ड है और वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, उनमें कुछ कमियां पाई गई, जो मैंने कमियां आपको बारी बारी से बताई हैं। लेकिन आप अगली बार जब पढ़ोगे तो परमाणु की क्या पढ़ोगे, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड पढ़ोगे, और वो होगी मेंडेलीव की आधुनिक सारणी। आधुनिक सारणी में आप पढ़ोगे वो क्या होगी, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड होगी। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ोगे, ना कि परमाणु भार पे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में पूरा लिखकर समझाने का कोई पर्पज नहीं था, अपने शब्दों में एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करना।
Thank you for watching my video.